हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें हम पूरा सिलेबस देखेंगे, जितना भी स्टैटिक पोर्शन रहेगा आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का, वो सारा हम यहाँ पे कवर करने की ट्राई करेंगे। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी बेसिक लेक्चर, और इसमें हम सिर्फ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। जैसे हम कभी भी आपस में भी बातचीत करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, तो हम किसी को भी बोल देते हैं कि हाँ, पॉपुलेशन ऐसे ही रैंडम टर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कोई कम्युनिटी बोल रहा होता है। देखने में तो ये सारी टर्म्स एक सी हैं, पॉपुलेशन एक सी है, कम्युनिटी एक सी है, बट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस। बहुत ही पतला एक इन दोनों के बीच में एक जो डिफरेंस है, वही सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी योर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 में हम थोड़ी सी और टर्म्स कवर करेंगे, सो दैट आगे के लेक्चर्स में जब भी वो टर्म्स मेंशन होंगी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको मीनिंग नहीं बताऊंगी, वहाँ पे फिर मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगी व्हाट इज़ द दैट दिस इज़ द पॉपुलेशन, दिस इज़ द कम्युनिटी, दिस इज़ द बायोम, बायोस्फेयर, एनीथिंग, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हो सकता है कईयों को आपको ऐसे लगे कि दिस इज़ वेरी मोनोटनस चैप्टर, बट दिस इज़ नॉट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। कुछ इस तरह से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे कि इन सभी टर्म्स का मीनिंग क्या है, और इनका आगे चल के आपको सिग्निफिकेंस भी समझ में आ जाएगा। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बट एनीवेज आई नो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज मैं इंटरेस्टिंग तरीके से ही इसको पढ़ाने की ट्राई करूँगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, दैट इज़ द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ रहेगी आपकी, ये चैप्टर्स में ही डिवाइडेड है। इसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके आएगा, पार्ट्स नहीं मैं लिखूंगी। चैप्टर से थोड़ी फीलिंग आती है कि यस, बुक को हम पढ़ रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, नोट्स आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी ये जो आपके जितने भी नोट्स होते हैं दे आर पेड, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और जो हाथ से लिखेंगे फटाफट, दैट इज़ कम्प्लीटली देयर चॉइस। और एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनवायरमेंट। तो ये जो एनवायरमेंट शब्द है, ये आपकी फ्रेंच लैंग्वेज से आता है, जहाँ पे लिखा जाता है एनवायरन। एनवायरन का मतलब है अराउंड। आप अभी जहाँ भी बैठे हो, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपके अराउंड क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा क्या है आपका एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं अभी अपने टेबल चेयर पे बैठी हूँ, तो मेरे अराउंड में एक और टेबल लगा है, एक बेड लगा हुआ है, अलमीरा है, एसी है, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है। दैट इज़ गोइंग टू बी माई एनवायरनमेंट। Then some of living and non-living elements and their impact on the human life. As I told you, लिविंग बीइंग में मैं आ गई, टेबल चेयर मेरे नॉन लिविंग आ गए, तो हम दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दैट इज़ गोइंग टू बी एनवायरनमेंट। बोलते हैं ना कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करते हो, टेबल चेयर के ऊपर सिर्फ वो बुक होनी चाहिए जिसको आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा कोई भी बुक दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। दैट इज़ योर एनवायरनमेंट। तो वहाँ पे आप यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आपका टेबल और चेयर दैट इज़ द नॉन लिविंग। तो दोनों एलिमेंट जब आपस में कलेक्टिव हो जाते हैं, आपस में इकट्ठे आ जाते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर एनवायरनमेंट। मेड अप ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक जब भी शब्द आपको देखने को मिले, इसका मतलब होगा लिविंग, बायो यानी कि लिविंग, एबायोटिक मतलब लिविंग के आगे ए लग गया है, यानी कि वो चीज़ एब्सेंट है, तो इसको हम बोल देंगे नॉन लिविंग, ठीक है। ये है आपका जो बुक का नाम है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एंड अगेन यूपीएससी में आपको पता है दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं रिलेटेड टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो सारे आपको कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ इकोलॉजी। इकोलॉजी की अगर बात करें तो ये एक ग्रीक वर्ड से आता है, जिसको बोलते हैं ओइकोस। और ओइकोस का क्या मतलब होता है? इको जो है ना, इको वाला शब्द, ये आया है फ्रॉम द ओइकोस, और लोगस से आई है लॉजी, ठीक है। लॉजी तो कभी भी आ जाए तो बिना देखे बिना सोचे क्या लिखना है आपने? स्टडी। और ओइकोस का क्या मतलब होता है? होम, यानी कि किस चीज़ की स्टडी? स्टडी ऑफ होम। किसका होम? आपका होम, एनिमल्स का होम, प्लांट्स का होम, सभी का जो भी घर होगा ना, उसकी स्टडी को क्या कह देते हैं? इकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग क्रिएचर विद ईच अदर एंड विद दियर एनवायरमेंट। तो किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी होगी? किस चीज़ की? जितने भी आपके लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन लिविंग क्रिएचर्स की। यानी कि अगर आप दो लोग एक रूम में बैठे हो, आपके भाई बहन जो भी बैठा है साथ में, आप दोनों का रिलेशनशिप आपस में कैसे है, आपस में आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, और प्लस जो एनवायरनमेंट है आपके अराउंड। मान लो एक आपका भाई बैठा हुआ साइड में, उसने गंद फैला के रखा है सारे में, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है।
फिर वहीं पे अगर वो सफाई करने लग जाए अचानक से कि नहीं यार थोड़ा मतलब ठीक से रखनी चाहिए चीज़ें, तो आपको खुशी होगी, ठीक है। तो दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब है कि लिविंग क्रिएचर आपस में कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और साथ में जो उनका एनवायरनमेंट है, यानी कि जिस रूम में आप बैठे हो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ आ जाती है आपकी इकोलॉजी में। दो तरह की रहती है इकोलॉजी, वन इज़ द ऑटो इकोलॉजी। अब देखो ये जो ऑटो इकोलॉजी है ना, इसकी स्पेलिंग्स आपको हो सकता है ये भी देखने को मिले, ऑटो इकोलॉजी, और हो सकता है डायरेक्टली जो लिखी हुई है यहाँ पे स्लाइड में वो भी देखने को मिल सकती है। सो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि साइंस में आपको पता है ज़्यादा फोकस सिर्फ उन स्पेलिंग्स पे किया जाता है जब बहुत ही सिनोनिमस सी हो, मतलब सेम सेम सी जिनकी स्पेलिंग्स हो बट मीनिंग डिफरेंट हो, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट यहाँ पे ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी होती है, देन सिन इकोलॉजी होती है। दोनों के बीच में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या रेफरेंस रहता है। नंबर वन इज़ योर ऑटो इकोलॉजी। ऑटो मतलब सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लड़की है, मान लो दिव्या, ठीक है, कोई दिव्या है, सिर्फ उसकी साइंटिफिक स्टडी हम करेंगे, ठीक है, कोई दिव्या है, सिर्फ उसकी साइंटिफिक स्टडी करी जाएगी, दैट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे दिव्या हो सकती है, यहाँ पे कोई प्रदीप हो सकता है, कोई साहिल हो सकता है। जब उनकी इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, यानी कि प्रदीप की अलग से, साहिल की अलग से, दिव्या की अलग से, तो इन सभी की अलग अलग से जब स्टडी कर रहे हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल की, यानी कि सिर्फ एक चीज़ की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोल देते हैं ऑटो इकोलॉजी। दैट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, या फिर स्पीशीज़ भी बोल सकते हो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑटो इकोलॉजी। नाउ उस, मान लो दिव्या की स्टडी करी, अभी दिव्या की इंटरेक्शन कैसे है सराउंडिंग के साथ, तो दैट इज गोइंग टू बी अगेन द ऑटो इकोलॉजी। दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग, तो दैट इज गोइंग टू बी ऑटो इकोलॉजी। सेल्फ, आप जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो खुद को एनालाइज कर सकते हैं ऑटो इकोलॉजी में कि आपकी स्टडी करी जा रही है, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी ऑटो इकोलॉजी। नेक्स्ट इज सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी का मतलब है, अब आपने पहले सिर्फ अकेली दिव्या की स्टडी करी, फिर प्रदीप की स्टडी कर ली, फिर आपने मान लो कौन था एक और, साहिल था, साहिल की स्टडी कर ली। अब आपने क्या किया, इन तीनों को एक साथ लाया, अब तीनों की स्टडी एक साथ करी जा रही है, ठीक है। तो मतलब स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अब ग्रुप्स में स्टडी कर रही है। इसमें दिव्या, साहिल या प्रदीप ही नहीं होंगे, यहाँ पे प्लांट्स भी आ जाएंगे आपके, ठीक है, प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, ठीक है, एनिमल्स भी आ जाएंगे, तो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इट इज़ जस्ट टू मेक इट मोर, यू कैन से कि आपको ज़्यादा फेमिलियर बनाने के लिए मैं ये टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, आपके एग्जाम्पल्स ले रही हूँ, ठीक है। तो सिन इकोलॉजी में क्या किया जाएगा, साइंटिफिक स्टडी करी जाएगी, अगेन किसकी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बना दिए जाएंगे और देन उनको स्टडी करा जाएगा। फिर आते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने कभी मेरे अगर अनअकैडमी के ऊपर लेक्चर्स देखे हों तो वहाँ पे हमने साइंस करी थी, वहाँ पे हमने बोला है कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनता है, ठीक है। जब आपस में बहुत सारे सेल्स जुड़ जाते हैं इस तरह से तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। फिर टिश्यूज़ आपस में जब जुड़ते हैं तो दे आर गोइंग टू मेक एन ऑर्गन, और जब आपस में ऑर्गन जुड़ जाते हैं बहुत सारे तो दे आर गोइंग टू मेक एन ऑर्गेनिज्म, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। सो दैट्स हाउ थिंग्स प्रोसीड। छोटे से बड़ी चीज़ कैसे बनती है। वैसे अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो पहला होता है इंडिविजुअल, पहले सिर्फ एक मेंढक यहाँ पे दिखाई गया है, दैट इज़ इंडिविजुअल। जब सिर्फ एक की बात करी जा रही है, सिर्फ एक फ्रॉग की बात करी जा रही है, एक लाइन की बात करी जा रही है, एक ह्यूमन बीइंग की बात करी जा रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कह लो, स्पीशीज़ कह लो, या फिर ऑर्गेनिज्म कह लो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। सो दैट इज़ द इंडिविजुअल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बोल लो, या फिर बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजी। बिल्कुल सबसे जो छोटी यूनिट बोलेंगे ना वो कौन सी होगी, इंडिविजुअल बोल लो, स्पीशीज बोल लो, या फिर ऑर्गेनिज्म बोल लो। अब मान लो इस मेंढक के साथ बहुत सारे और भी मेंढक आगे होने सेम स्पीशीज़ के चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ फ्रॉग है, मैं कोई और फ्रॉग की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे टाइप्स के फ्रॉग्स होते हैं। तो हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द फ्रॉग, सिंपली अ फ्रॉग। तो इसकी बहुत सारी ऐसी ही स्पीशीज़ आ गई, इसकी तरह दिखती हैं जो। तो जब ये सारे आपस में मिलेंगे, जब बहुत सारे फ्रॉग्स आपस में मिल गए आके, तो उसको बोल देंगे पॉपुलेशन,
ठीक है। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो पहले सिर्फ दिव्या थी, ठीक है। अब दिव्या के साथ प्रदीप, साहिल और निखिल, बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठे हो गए, तो उसको बोल देंगे पॉपुलेशन। अब क्या हुआ, इन फ्रॉग्स के साथ और भी चीज़ें ऐड होगी, क्या क्या, जैसे कि प्लांट्स, अर्थवॉर्म। अब ये सारे इकट्ठे होंगे। अब ये सारे इकट्ठे जब होंगे तो इसको बोल देंगे कम्युनिटी, ठीक है। इसको क्या कह देंगे, कम्युनिटी। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ आ चुकी हैं। इंडिविजुअल पे हमने देखा सिर्फ एक ही चीज़ थी, पॉपुलेशन में हमने देखा सेम स्पीशीज़ के बहुत सारे मेंबर्स आ जाएंगे। फिर हमने कम्युनिटी देखी जहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ जो होंगी वो एक साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगी। फिर आती है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम जैसे आप देख सकते हो, जैसे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की अगर मैं बात करूँ इस तरह से, जैसे ये वाला रीजन पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश से बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं चंडीगढ़ में, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, जो भी उनका फर्दर पर्पज़ होता है जॉब्स के लिए चंडीगढ़ आते हैं मैक्सिमम टाइम, या फिर दिल्ली चले जाते हैं। तो वो नोटिस करते हैं कि हिमाचल में काफ़ी अच्छा क्लाइमेट रहता है, एज़ यूजुअल ठंडा सा रहता है। पर जैसे ही चंडीगढ़ में एंटर करते हैं, यहाँ पे आ जाती है ह्यूमिडिटी और बहुत हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें फेस करी जाती हैं उसको बोल देते हैं इकोसिस्टम। अब यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। स्पीशीज़ तो बहुत सारी हैं, फ्रॉग यहाँ भी देखने को मिलेंगे, स्पैरोज यहाँ देखने को मिलेंगे, पीजन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ह्यूमन बींग्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे आ जाएगा क्लाइमेट। इसके बाद एक और टर्म यहाँ पे आती है जो भी यहाँ पे मिसिंग है, बट एनीवेज मैंने आगे ऐड करी हुई है, वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। बायोम। बायोम इकोसिस्टम के बाद एक और ब्रॉड टर्म आती है जिसको कहते हैं बायोम। यहाँ पे हम चले जाते हैं आपके कॉन्टिनेंट लेवल पे, जैसे कि स्पेसिफिक बात कर लेंगे नॉर्थ अमेरिका की, कभी साउथ अमेरिका की, फिर अपना एशिया है, एशिया की बात कर लेंगे, उससे पहले आपका यूरेशिया भी आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करते हैं, पूरा कॉन्टिनेंट नहीं, सब कॉन्टिनेंट्स भी आ जाएंगे जब उन चीज़ों पे बात करेंगे, यानी कि कॉन्टिनेंट जब लग जाएगा तो उसको बोलेंगे बायोम। अगेन यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्लूडेड होगा, रेनफॉल कितना हो रहा है, क्लाइमेट कैसा है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी आपकी बायोम की। पर जो इकोसिस्टम होता है ये हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी देख सकते हैं, या फिर एक ही स्टेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ऊपर लाहौल एंड स्पीति में देखें तो बड़ा डेजर्ट वाला कंडीशन होता है और ठंडा भी होता है एट द सेम टाइम, ठीक है। फिर जैसे ही हम नीचे आते हैं, मंडी वाला एरिया आ गया, कुल्लू वाला एरिया आ गया, और ठंडा मौसम भी होता है पर फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे ही बिलासपुर की तरफ एंटर इन करने लगते हैं ना, तो बिलासपुर जो है वो काफ़ी प्लेन एरिया आ जाता है, वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ने लगती है कंपेयर टू द मंडी। तो इस तरह से एक ही स्टेट के अंदर हम डिफरेंट वेरिएशन देख सकते हैं क्लाइमेट की, तो दैट इज़ द इकोसिस्टम। पर बायोम थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, यहाँ पे हम रीजन ज़्यादा ब्रॉड लेंगे, यहाँ पे हम इंडिया की बात कलेक्टिव करेंगे। फिर आप चले जाओ फ्रांस में चले गए तो फ्रांस की बात अलग से करेंगे, फिर आप आइसलैंड चले जाओ वहाँ की बात अलग से करेंगे, तो ये थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, एरिया यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। देन कमिंग टू द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तो सारा ही सम हो गया, यानी कि आपकी पूरी अर्थ के बारे में यहाँ पे बात करी जाएगी। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, वो सारी चीज़ें वन बाय वन अभी हम देखेंगे, पर ये जस्ट थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। लेट मी सी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है ना, यस, डन, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, ये इंडिविजुअल लेवल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज़ द इंडिविजुअल लेवल। फिर यहाँ पे सेम ऑर्गेनिज्म की जब बहुत सारी स्पीशीज़ एक साथ मिलके आ गई तो उसको बोला गया पॉपुलेशन। कम्युनिटी में आपको डिफरेंट एनिमल्स एक टाइम पे देखने को मिलेंगे। इकोसिस्टम में यहाँ पे देखो बर्ड्स तक दिखा दिए हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर स्काई भी दिखेगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इकोसिस्टम। बायोम में आपको सब कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं, और बायोस्फीयर में आपको अर्थ दिखा दी गई है। सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स वेरी। पहले हम स्मॉलेस्ट यूनिट पे थे, अब कहाँ पे आगे, टू द लार्जेस्ट यूनिट। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा था स्मॉलेस्ट, और हेयर इज़ द लार्जेस्ट। तो दैट्स हाउ दीज थिंग्स डू वेरिएशंस। नेक्स्ट, नाउ वन बाय वन देखते हैं इंडिविजुअल। आपको इमेज में एक लड़की दिखेगी, ठीक है, सिर्फ एक ही लड़की है दुनिया में अभी, तो उसको बोल देंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कह लो, स्पीशीज़ कह लो, या फिर ऑर्गेनिज्म कह लो, आपकी मर्जी है। तो इंडिविजुअल इज़ गोइंग टू बी ए बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी। जब हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे जो बेसिक यूनिट आती है दैट इज़ वेरी सिंपल, कौन होगी, इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ ये लड़की। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग टेंडेंसी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। देखो
बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, आप कभी भी अकेले रूम में बैठे हो, तो आपको लगता है सिर्फ आप ही एग्जिस्ट करते हो अर्थ पे, ठीक है। बाकी लोगों की थोड़ी आप फीलिंग ले सकते हैं कि हाँ वो क्या कर रहा होगा, सोच सकते हैं, बट यू कांट बी कंपैशनेट एट द सेम टाइम कि वो एक्चुअल में क्या सोच रहा है, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, कोई भी चीज़, ठीक है। तो आप जब भी अकेले बैठे होते हो तो दैट इज़ द इंडिविजुअल लेवल, आपको लगता है सिर्फ हम ही एग्जिस्ट करते हैं, तो आप अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली वो चीज़ें काम कर रहे हो। एंड एबिलिटी टू इंटरब्रीड, अब जो इंडिविजुअल है, देखो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर टेंडेंसी है टू रिप्रोड्यूस करने की उनकी टेंडेंसी रहती है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस, यानी कि दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जब एक मेल और एक फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ बेबी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन होती है। तो दैट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोलॉजी, जो इकोलॉजी में आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ इंडिविजुअल। अब आती है पॉपुलेशन। यहाँ पे मैंने दो इमेजेस लगा रखी हैं। एक तरफ आपको देखने को मिलेगी कैटेगरी जिसको बोलते हैं होमो सेपियन सेपियंस, ठीक है। सेपियंस इसलिए लगा देते हैं कि बोला जाता है कि जो अब का ह्यूमन बीइंग है दैट इज़ मोर एडवांस देन द प्रीवियस वन, इसलिए सेपियन ऐड कर दिया गया है एक और। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, जब कंपेरेबल ऑर्गेनिजम्स को आप क्या करोगे, एक साथ रख दोगे। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बीइंग्स हैं, किसी के ब्राउन हेयर हैं, किसी के ब्लैक हैं, कोई गंजा है, कोई लेडी है जिसके बाल लंबे हैं, किसी के घुंघराले हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, पर हैं क्या ओवरऑल सारे होमो सेपियन सेपियंस। तो इनको हमने एक साथ रख दिया। साइड में आप देखोगे सनफ्लावर रखे हुए हैं, ठीक है, सनफ्लावर रखे हुए हैं, बहुत सारे सनफ्लावर हैं, पर सारे ही क्या है, सनफ्लावर हैं। यहाँ पे कोई और प्लांट नहीं लिया, तो इसको बोल देंगे पॉपुलेशन ऑफ सनफ्लावर। वैसे ही अगर बहुत सारे लायंस की पॉपुलेशन उठा लें तो उसको बोल देते हैं प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है, इस तरह से। तो पॉपुलेशन इस चीज़ को बोल देते हैं कि एक सेम एरिया में क्या है, बहुत सारे जो इंडिविजुअल जो हैं वो कलेक्टिव आ चुके हैं, और उसको हम क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन। तो यहाँ पे प्लांट्स भी आ जाएंगे आपके, एनिमल्स भी आ गए, एनिमल्स में ही आपके ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए। हैंस ये एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि जो प्लांट्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन या फिर एनिमल्स, और जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। कैसे, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं दे टेक सनलाइट, और उस सनलाइट को लेके ये क्या करते हैं, दे डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो उस फूड को फिर कौन कंज्यूम करता है, ह्यूमन बीइंग भी करते हैं, बाकी जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो भी उनके ऊपर आके फीड करेंगे। सो देयर इज़ अ डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंटली ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नाउ कम्युनिटी, इमेज में देखो यहाँ पे आपको एलिफेंट भी देखने को मिलेगा, जेब्रा भी देखने को मिलेगा, लाइन भी देखने को मिल रहा है, पीछे राइनो भी देखने को मिल रहा है, ये सारे डियर भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे अब क्या हुआ, बहुत सारी पॉपुलेशंस एक साथ आ चुकी हैं, तो मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में जुड़ चुकी हैं ना, उसको क्या कहेंगे, कम्युनिटी, इन अ स्पेसिफिक लोकेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। अब एक जगह है ये, यहाँ पे एक पॉन्ड भी है, इसके अराउंड आपको लाइन देखने को मिल रहा है, जेब्रा देखने को मिल रहा है, राइनो, पीछे बफलोज भी देखने को मिल रही हैं, और साइड में एलिफेंट भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बना देंगी सारी, दैट इज़ द कम्युनिटी। यानी कि 1 पॉपुलेशन प्लस पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 3, पॉपुलेशन 4। कंसीडर करो ये पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की, दिस इज़ द पॉपुलेशन ऑफ बफलोज, दिस इज़ द पॉपुलेशन ऑफ जेब्रा, दिस इज़ द पॉपुलेशन ऑफ लाइन। लाइन की पॉपुलेशन जो होती है ना उसको बोलते हैं प्राइड, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्राइड ऑफ लाइन। तो दिस विल मेक कम्युनिटी। 2 तरह की कम्युनिटी हो सकती है, एक होती है आपकी मेजर, एक होती है आपकी माइनर। मेजर कम्युनिटी में, मेजर यानी कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है। तो जब मेजर कम्युनिटी की बात करेंगे तो लार्ज साइज़ होगा और इंडिपेंडेंट होंगे। अब जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वहाँ के एनिमल्स अपने वहाँ पे रह रहे हैं, प्लांट्स वहाँ पे हैं, कोई ना तो इंटरफेरेंस है। येस, टिम्बर के लिए हो सकता है बट डीप फॉरेस्ट में नहीं जाते टिम्बर के लिए भी, ठीक है। तो लार्ज साइज़ का है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है और सन की एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्जाम्पल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी हैं वो सारी कम्युनिटी के अंदर एंटर इन कर जाएंगी। देन कमिंग टू द माइनर कम्युनिटीज़, ये नेबरिंग कम्युनिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने फील्ड की बात करो, अपने खेतों की बात करो, तो देयर इज़ अ डिपेंडेंसी, ह्यूमन बीइंग आएंगे वहाँ पे सीड सो करेंगे, फिर वो ग्रोथ करेगा, फिर रेनफॉल होगा, तब जाके एक प्रॉपर क्रॉप डेवलप करेगी। तो माइनर कम्युनिटी डिपेंडेंसी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं इनको ही हम सोसाइटीज़ भी कह देते हैं। नाउ इकोसिस्टम,
अब हम कम्युनिटी से और बड़े लेवल पे जाएंगे जहाँ पे बोलेंगे इकोसिस्टम। अब एक पूरा सिस्टम बन रहा है। ये जो टर्म थी ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन बाय टेंसले, TANSLEY, ठीक है। 1935 में ये इकोसिस्टम टर्म टेंसले ने कॉइन करी थी। यहाँ पे क्या बोला गया, अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे दे विल इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड विद इन दियर फिजिकल कम्युनिटी। अब देखो, जब मैंने आपको कम्युनिटी के बारे में बताया ना, मैंने इंटरेक्शन एक बार भी यूज़ नहीं करा। मैंने सिर्फ क्या बोला कि बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में आके यहाँ पे इकट्ठी रहेंगी। ये नहीं बोला कि इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट कब होगा, जब ये लाइन फीड करेगा किसके ऊपर, जेब्रा के ऊपर, क्योंकि लाइन तो नॉन वेजिटेरियन है ना, कार्निवोर्स है प्रॉपर, तो ये क्या करेगा, जेब्रा के ऊपर फीड करेगा। देन देयर इज गोइंग टू बी इंटरेक्शन। जब ये एलिफेंट यहाँ पे पानी पिएगा तब उसको क्या बोलेंगे कि देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन द एबायोटिक एंड द बायोटिक। बायोटिक यहाँ पे एलिफेंट हो जाएगा और एबायोटिक यहाँ पे वाटर हो जाएगा, तो देन देयर इज गोइंग टू बी इंटरेक्शन। तो इकोसिस्टम में आप पढ़ोगे इंटरेक्शन के बारे में। जब भी कभी यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट देखने को मिलता है, यू हैव टू मेंशन द टर्म इंटरेक्ट। इकोसिस्टम जो है ये बेस्ड ही किस चीज़ के ऊपर है, तो इंटरेक्शन के ऊपर। तो फिजिकल कम्युनिटी, फिजिकल यानी कि जितनी भी नॉन लिविंग वाली होगी उसकी इंटरेक्शन किससे होगी, लिविंग वाली से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डियर कंज्यूम कर रहा है क्या, ग्रास। ऊपर से सनलाइट आ रही है, सनलाइट कौन यूज़ कर रहा है, प्लांट्स। तो सनलाइट आपकी आ गई एबायोटिक वाला फैक्टर, या फिजिकल बोल सकते हो इसको, ठीक है। और ये वाले आगे आपके बायोटिक फैक्टर्स, क्योंकि ये फीड कर रहा है प्लांट के ऊपर, जो डियर है आपका। जैसे एग्जांपल है इकोसिस्टम का एक पॉन्ड। अगर आप पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड के अंदर फिशेस होंगी, ठीक है। फिश के साथ फ्रॉग्स भी होंगे बीच बीच में, ठीक है। टैडपोल्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पे वाटर है, वाटर इज ए बायोटिक कॉम्पोनेंट, बट जो फिश है आपकी दैट इज़ अ बायोटिक कॉम्पोनेंट, वो लिविंग है। वाटर आपका नॉन लिविंग है। तो ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, इकोसिस्टम। नाउ देयर इज़ अ बायोम। बायोम जो है इसको लार्जेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वर्ल्ड मैप लगा दिया है। बेसिकली ये जो ऑरेंज कलर में है ना, ये डिज़र्ट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। जो हमारे वर्ल्ड के अंदर डेजर्ट्स हैं ना, वो सारे दिखाए गए हैं। एनीवेज हमें डेजर्ट्स यहाँ पे नहीं पढ़ने, यहाँ पे जस्ट ये चीज़ बताई जा रही है कि ये लार्जेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है। अब ये जो इकोसिस्टम, ये जो इंटरेक्शन हमने छोटे से एरिया पे देखी ना, ये बड़े स्केल पे हो रही है, ये बड़े एरिया पे हो रही है। हम कॉन्टिनेंट लेवल पे अब देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, साउथ अमेरिका में देखेंगे, देन आपके अफ्रीका में देखेंगे, फिर यूरोप में देखेंगे, रशिया में देखेंगे, इंडिया में देखेंगे। जब भी मैं कॉन्टिनेंट बोलूँ ना, मेरा मतलब है कॉन्टिनेंट हो गए और सब कॉन्टिनेंट हो गए, ठीक है। जैसे इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं ना, इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट, डिफाइन इट। तो सब कॉन्टिनेंट लेवल पे भी और कॉन्टिनेंट लेवल पे भी हम बात करेंगे किसकी, बायोम्स की। अगेन यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे, इंटरेक्शन ही पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। पर यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाएंगी, अगेन क्लाइमेट आ जाएगा आपका, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, मतलब जो हर एक बायोम है हर एक जगह पे क्या है, डिफरेंट क्या होगा, क्लाइमेट होगा। इकोसिस्टम में भी हमने क्लाइमेट की बात करी, टेम्परेचर की बात करी, सनलाइट की बात करी, पर किसी एक स्पेसिफिक एरिया की बात करी। पर बायोम की हम बात करेंगे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर चले जाओ आप, कैलिफोर्निया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, वो सारी हम अलग अलग से बात करेंगे। पर इकोसिस्टम जो था ये किसी स्पेसिफिक एरिया की बात करेंगे, जैसे आप जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ की बात हो रही है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इकोसिस्टम। पर बायोम कहाँ का होगा, वर्ल्ड के अंदर किसी भी हिस्से की जब हम बात करेंगे, बड़ा हिस्सा होगा, एक कॉन्टिनेंट होगा, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट हो सकता है, कॉन्टिनेंट हो सकता है, एनीथिंग। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे बहुत सारे दिखा रखे हैं। जैसे फर्स्ट है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, यूरोप में आपको ये टेम्परेट फॉरेस्ट वाली कंडीशन देखने को मिलती है। बोरियल फॉरेस्ट, यहाँ पे आपका क्या रहता है, स्नोफॉल भी रहता है और साथ में प्लांट की ग्रोथ भी होती रहती है। डेजर्ट्स, जहाँ पे आपको प्लांट दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, और दिखाई देते हैं तो बहुत पतले होते हैं, थॉर्नी होते हैं, यानी कि कांटे लगे होते हैं। सवाना, जैसे कि आपने देखा होगा लायन का, जैसे आप देखते हो ना डिस्कवरी चैनल पे भी कभी लायन अटैक कर रहा है डियर के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है सवाना में। फिर ग्रासलैंड, यहाँ पे आपको छोटी छोटी ग्रास देखने को मिलेगी। मरीन में यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी फिशेस देखने को मिलेंगी, छोटी फिशेस के साथ इंटरेक्शन रहेगा। फ्रेश वाटर आ जाता है, यहाँ पे अलग से इंटरेक्शन देखने को मिलेगी। तुंद्रा, दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस एक्चुअली। यहाँ पे आपको मियांडरिंग रिवर्स देखने को मिलती है। मियांडरिंग मतलब वो जो स्नेक लाइक रिवर्स होती है ना, वो देखने को मिलती हैं, तो दैट इज़ द तुंद्रा। क्लाइमेट की बेसिस पे देखें तो बायोम को क्लासीफाई भी हम कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाई करेंगे, नंबर 1 इज़ योर फॉरेस्ट बायोम। फॉरेस्ट बायोम
ठीक है, जहाँ पे बहुत घना जंगल होगा वहाँ पे बोल देंगे फॉरेस्ट बायोम। सवाना बोल देंगे, सवाना बायोम कौन से वाला, ये वाला, रुको रुको, ये वाला, दिस वन, ठीक है। सवाना बायोम पहला है आपका, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है दैट इज़ द फॉरेस्ट बायोम। देन ग्रासलैंड बायोम, कमिंग टू दिस पिक्चर, यहाँ पे छोटा छोटा ग्रास आपको देखने को मिलेगा। देन डेजर्ट बायोम, ये वाला, ठीक है। ये सिर्फ क्लाइमेट के बेसिस पे आपको 4 ही देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, सवाना बायोम एंड ग्रासलैंड बायोम। अभी इनके बारे में हमें डिटेल भी करनी पड़ेगी, कमिंग लेक्चर्स में आपको वो देखने को मिलेगी। फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस थिंग, फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, सवाना बायोम एंड ग्रासलैंड बायोम। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, अब यहाँ पे क्लाइमेट भी है, साथ में वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी। तो उसके बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो आपको 3 तरह के मिलेंगे, कौन कौन से, वन इज़ द ट्रॉपिकल बायोम, ट्रॉपिकल जितने भी ट्रॉपिकल रीजन है, यानी कि आपकी इक्वेटर जहाँ से पास होगी, इसका जो 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ तक का एरिया होगा, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल बायोम देखने को मिलते हैं। देन टेम्परेट बायोम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जितना भी आपको देखने को मिलेगा अप टू द 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, वहाँ पे आपको टेम्परेट बायोम देखने को मिलते हैं। एंड टुंड्रा बायोम, टुंड्रा बायोम जो होता है आपको इन्हीं एरियाज़ में कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहता है, और अपर हाइट्स पे भी देखने को मिलता है, यानी कि अबव द टेम्परेट एरियाज। ये हम सारा डिटेल में करेंगे, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द टर्म्स ओनली। जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो अपर वाले एरिया में आपको टुंड्रा देखने को मिल जाएगा, और नीचे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। इसी में आपको ग्रासलैंड भी मिलेगा, डेजर्ट भी मिलेगा, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलेगा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल बायोम मतलब आपकी ये अर्थ है, ये इक्वेटर जा रही है, तो ये जो ये वाला रीजन है ना, जहाँ पे मैंने ये वाला जिगजैग बना दिया, ये आपको मिलेगा ट्रॉपिकल बायोम, ठीक है, ट्रॉपिकल बायोम। फिर इसके ऊपर देखेंगे तो ये वाला ये चला गया आपका 30 डिग्री नॉर्थ तक, 30 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिकल वाला। ये अप्रॉक्स चला जाएगा 50 टू 60 डिग्री नॉर्थ और 50 टू 60 डिग्री साउथ, ठीक है। ये टेम्परेट वाला आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर इसके ऊपर थोड़ा ऊपर जाओगे तो देयर विल बी टुंड्रा बायोम, थोड़ी कंडीशंस हार्श होंगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होगा, लो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। नाउ बायोस्फेयर, अब आ जाओ अर्थ के ऊपर। हमने एक इमेज देखी थी ये वाली, ये ठीक है, बायोम हम कर चुके, ये वाला। इसके बाद आएगा बायोस्फेयर, यानी कि पूरी अर्थ के ऊपर हम बात करेंगे। तो बायोस्फेयर की जब भी बात होगी आपको 3 टर्म्स का पता होना चाहिए। वन इज़ द लिथोस्फेयर, लिथो मतलब जितना भी स्फेयर, जितना भी अर्थ का पार्ट रॉक से कवर है, दैट इज़ गोइंग टू बी लिथोस्फेयर। देन हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मतलब जितना भी अर्थ का पार्ट आपका वाटर से कवर है, दैट इज़ हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि जितना भी पार्ट आपकी अर्थ का गैसेस से कवर है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को जोड़ लो हाइड्रोस्फेयर से, हाइड्रोस्फेयर को जोड़ लो लिथोस्फेयर से, दिस इज गोइंग टू मेक अ बायोस्फेयर। यानी कि पथरीला, पानी वाला और गैसेस वाला सारा एरिया अगर आपने जोड़ लिया तो वो क्या बना देगा, बायोस्फेयर। इमेज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर आ गया आपका एटमॉस्फेयर यानी कि एयर वाला सारा पोर्शन, यहाँ पे आपका आ गया हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर वाला सारा एरिया। देन लिथोस्फेयर जो कि आपका रॉकी और स्टोनी एरिया होगा, वो सारा क्या आ जाता है आपका लिथोस्फेयर। यानी कि जो बायोस्फेयर होगा इसमें बायोटिक कम्युनिटी आ जाएगी, ए बायोटिक कम्युनिटी आ जाएगी, इवन एनर्जी कहाँ से, सनलाइट से जो आ रही है वो सारी यहाँ पे एडअप हो जाएगी। तो दैट इज़ गोइंग टू बी बायोस्फेयर। अब यहाँ पे बायोस्फेयर जब हम बात करेंगे तो हम किसी एरिया की बात नहीं करेंगे बट पूरे अर्थ की बात कर लेंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी बायोस्फेयर। अब यहाँ पे इसी के बाद एक छोटा सा और टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ द बायो जियोग्राफिकल रियान। बायो मतलब लिविंग, जियोग्राफिकल मतलब कोई भी पर्टिकुलर एरिया, रियाल यानी कि प्लेस, ठीक है। जोग्राफिकल टोपोग्राफी देखी जाएगी, रिवर्स कहाँ से आ रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाती हैं। तो दैट इज़ द बायो जियोग्राफिकल रियाल। बहुत बड़ा रीजन रहेगा ये, लार्ज स्पेटियल रीजन रहेगा जहाँ पे इकोसिस्टम सेम बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंसिस्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ हॉर्स की, घोड़े की, तो घोड़े की भी बहुत सारी एंसेस्ट्रल फॉर्म्स थी, ठीक है। वो इवोल्यूशन होते होते क्या बन गया है, हॉर्स। पहले जो हॉर्स था ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ गोट लाइक था, बकरी की तरह ये देखने को लगता था, पर बाय द टाइम ये क्या बन गया, हॉर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, एवोल्यूशन।
तो बायोजियोग्राफिकल रियाल में हम किस चीज़ की बात करते हैं कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि जो पास्ट होगा ऑर्गेनिजम्स का या उस पर्टिकुलर एरिया का, वो सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलर बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बहुत सारे बायोजियोग्राफिकल रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं जो टोटल हैं पूरे वर्ल्ड के। अगर पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं तो टोटल आपको देखने को मिलेंगे 8। यहाँ पे अगर मैं डिक्टेट कर दूं सीधा कि पेलार्कटिक है, नियार्कटिक है, अफ्रोट्रॉपिक है, एंटार्कटिक है, इंडोमलियान है, न्यूट्रॉपिक है, ओशिनिया है और ऑस्ट्रेलियन है। हो सकता है ऑस्ट्रेलियन आपको एकदम से स्टक कर जाए कि ये छोटा सा, हाँ ये वाला था ऑस्ट्रेलियन। हो सकता है ओशिनिया, जिनके क्लोज नेट्स बाहर रहते हैं, जैसे मेरे कज़न हैं तो वो रहते हैं ओशिनिया वाले एरिया में, कुछ न्यूजीलैंड में है, कुछ फिजीलैंड में है, तो वो सारा एरिया कहाँ पे पड़ता है आपके ओशिनिया में। ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया ना, बस यहाँ पे पड़ता है ओशिनिया, ये वाला। छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं सारी। न्यू ट्रॉपिक हो सकता है अड़ जाए कि ये न्यू ट्रॉपिक कहाँ का है। इंडोमलायन, कईयों को आइडिया लग जाएगा कि ठीक है इंडिया ये वाला और यहाँ मलेशिया वाला एरिया, तो हो सकता है कि ये वाला हो। ठीक है, आप ठीक हो अगर ये आपने सोचा। फिर आ जाता है एंटार्क्टिका। ठीक है, बहुत सारे इसको सोच लेंगे, बहुत सारों का करेक्ट भी होगा। वो जो अर्थ के आप साउथ पोल पे जब जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंटार्क्टिका। ठीक है, ये भी सोच सकते हो आप, डन। फिर एफ्रोट्रॉपिक, हो सकता है कुछ लोग एफ्रो से एनालाइज कर लें कि ये कहाँ पे है, अफ्रीका वाले एरिया में, तो एफ्रोट्रॉपिक डन। नियार्कटिक मतलब कुछ ऊपर हाइट पे चले जाओ, नॉर्थ पोल में आर्कटिक वाला एरिया होगा, पर यहाँ पे नी भी लगा है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी डाउट डाल देगी आपको कि ये नी क्यों लगा होगा। ठीक है, चलो एक चीज़ तो क्लियर है कि आर्कटिक वाला एरिया होगा। फिर आ गया पेल आर्कटिक। अब यहाँ पे भी आर्कटिक है, यहाँ पे भी आर्कटिक है। अब कन्फ्यूजन बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे होगा, तो हम इसके लिए देखेंगे मैप इस तरह से। सो दिस इज़ योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ योर साउथ अमेरिका, हेयर इज़ अफ्रीका, ऊपर है आपका यूरेशिया, यहाँ आपका आ गया इंडिया, इंडिया तो पता ही होना चाहिए, और यहाँ पे आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपकी छोटी छोटी आइलैंड वाली कंट्रीज जिनको बोल देते हैं ओशिनिया। नाउ नी आर्कटिक, दो टर्म्स हमने देखी, नी आर्कटिक और एक देखी हमने पेल आर्कटिक। तो पेल आर्कटिक जो है आपका इस तरफ का एरिया है, जो आपका यूरोप के साइड में आर्कटिक वाला पोर्शन पड़ता है ना, उसको बोल देते हैं पेल आर्कटिक। नी आर्कटिक, एन फॉर न्यू। ये जो ये वाला एरिया है ना, ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल नए हैं। ठीक है, न्यू वर्ल्ड में भी पढ़ते हैं ना इनको, न्यू वर्ल्ड मंकी भी हैं, तो जितने भी न्यू वर्ल्ड मंकी हैं उनमें बात होती है अमेरिका की। तो इसलिए यहाँ पे नी आर्कटिक लगा, यानी कि जो नया वाला आर्कटिक पोर्शन जहाँ पे अटैच कर रहा है अमेरिका का, तो इसलिए इसको बोल दिया गया नी आर्कटिक, बिकॉज ये कंसिडर करते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड के हैं। ठीक है, न्यू वर्ल्ड के हैं, इसीलिए यहाँ पे नी आर्कटिक लग गया। और जो आपके यूरोप और रशिया से टच हुआ है पार्ट आर्कटिक का, उसको बोल दिया पेल आर्कटिक। ठीक है, यानी कि पुराना। पेलियोलिथिक पढ़ा था ना आपने, पेलियोलिथिक हिस्ट्री में, पेलियो मतलब ओल्ड, तो यहाँ पे ओल्ड आर्कटिक यानी कि पुराने वाला आर्कटिक। ठीक है, आई जस्ट होप यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि अमेरिकन बोलते हैं दे आर न्यू वर्ल्ड और बाकियों को बोल देते हैं ओल्ड वर्ल्ड, तभी यहाँ पे आर्कटिक बोल दिया पेल आर्कटिक, और जो अमेरिका वाली साइड में है उसको बोल दिया नी आर्कटिक यानी कि नया वाला आर्कटिक। फिर ओशिनिया देखें तो ये वाला है, यहाँ तक एक्सटेंड कर जाते हैं बिकॉज अर्थ सर्कुलर होती है, पर यहाँ पे फ्लैट दिखाई गई है फॉर नाउ जस्ट टू रिप्रेजेंट यू, तो इसीलिए यहाँ पे ओशिनिया वाला पार्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। देन देयर इज़ अ न्यू ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल इसलिए आ गया बिकॉज आपको पता है यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अमेज़न जो आपका इतना बड़ा फॉरेस्ट है वो यहाँ पे आ जाता है, इसलिए इसको बोल दिया न्यू ट्रॉपिकल बायोजियोग्राफिकल रियाल। एफ्रोट्रॉपिकल आपको याद रह जाएगा एफ्रो से, यानी कि अफ्रीका वाला। फिर इंडोमलाया यानी कि इंडिया और मलेशिया के बीच में, दैट इज़ द इंडोमलाया। ऑस्ट्रेलियन आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया की साइड में, ओशिनिया आपको मैंने बता दिया। आई जस्ट होप अब आपको 8 के 8 याद हैं। तो इसको अगर हम फटाफट से देखें एक बार दोबारा से, पेलार्कटिक, नियार्कटिक। अब आप बोल सकते हो अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका ड्रॉ कर दूँ, टेम्परेरी डायग्राम्स हैं, डोंट टेक देम सो सीरियस, ये वाला। अब मैं बोलूँ आपको कि नी आर्कटिक ड्रॉ करो कहाँ पे है, तो नी आर्कटिक आ जाएगा आपका इस तरफ। फिर मैं वही बोल दूँ आपका तो पेल आर्कटिक कौन सा है, तो आप इस तरफ ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पढ़ा न्यू ट्रॉपिकल, नया वर्ल्ड है ना इस तरफ, तो न्यू वाली टर्म सारी इधर चली जाएंगी, तो ये आ गया न्यू ट्रॉपिक। फिर एफ्रोट्रॉपिकल आपका अफ्रीका वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला। इंडोमलाया इंडिया और मलेशिया के बीच में आ गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया की साइड में आ गया आपका ऑस्ट्रेलियन, साइड में आपका ओशिनिया था, यहाँ पे आ गया ओशिनिया। एंटार्क्टिका आपको पता है
तो एंटार्क्टिक ये वाला एरिया आ गया, ठीक है, एंटार्क्टिक। डन। तो एन वाली कहाँ पे आ जाएंगी, दोनों ही अमेरिका वाले पोर्शन में। आर्कटिक से याद रह जाएगा ऊपर, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है आपका आर्कटिक रीजन, फिर आप ट्रॉपिकल याद रख लोगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स। ज़्यादा रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टिनेंट्स के ही नाम है पर डिफरेंट तरीके से हैं। देन जो बायो जियोग्राफिकल रियाल्म होते हैं ना, इनको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है इनटू इको रीजन्स। अब अगर आप नॉर्थ अमेरिका जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको सेम टेम्परेचर कंडीशन नहीं मिलती, डिफरेंट मिलेगी। तो एक बायो जियोग्राफिकल रियाल्म के अंदर अगर देखें, एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है नियार्कटिक का। नियार्कटिक के अंदर देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं जिनको बोल दिया जाता है इको रीजन्स, ठीक है। इनको डिवाइड कर दिया और क्या बोल दिया, इको रीजन्स। अब ये इको रीजन्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे एरियाज जिनका अपना एक स्पेसिफिक इकोलॉजिकल पैटर्न होगा, ठीक है। दे आर हैविंग देयर स्पेसिफिक इकोलॉजिकल पैटर्न, दे आर हैविंग देयर स्पेसिफिक इकोलॉजिकल पैटर्न, अपनी एक इकोलॉजी होगी, अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। यानी कि उनकी सॉइल डिफरेंट होगी, फ्लोरा एंड फौना, मतलब अगर ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, इसका ये छोटा सा हिस्सा निकाल दिया, तो बाकियों के साथ अगर कंपेयर करें तो इनका अपना सॉइल स्ट्रक्चर होगा, अपनी फ्लोरा एंड फौना होगी, अपना क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। हैबिटेट, कोई भी एरिया जहाँ पे कोई रहता है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं ना कि आप कहाँ रहते हो, तो आप अगर मान लो किसी और स्टेट में, तो आप बोल दोगे हाँ दिस इज़ माय एड्रेस। और अगर मान लो आप एक गांव में रहते हो, वहाँ पे आपको किसी ने देख लिया, फिर वो अंकल पूछ लेंगे आपको, बेटा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, फिर आप अपने पापा का नाम बताओगे, मम्मी का नाम बताओगे, उनका नाम पता नहीं होगा तो दादू का नाम बता दोगे जाके, ठीक है। तो दैट इज़ द हैबिटेट, आप जिस घर के अंदर रह रहे हो दैट इज़ गोइंग टू बी हैबिटेट। घर के अंदर बोल लेंगे तो चलो एक और टर्म यहाँ पे बता देती हूँ, निशे, ठीक है। एक होता है हैबिटेट, एक होता है निशे। आपका जो पूरा गांव है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी योर हैबिटेट, वो जो विलेज है आपका दैट इज़ गोइंग टू बी हैबिटेट। निशे जो होगा, वो जो आपका घर है उस विलेज के अंदर, वो होगा आपका निशे, ठीक है। और एक्सट्रीम निशे की कंडीशन बता दूं तो आपका जो बेडरूम होगा दैट इज़ गोइंग टू बी योर निशे। पर घर को हम यहाँ पे निशे बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओवरऑल आपकी जो भी इंटरेक्शन होगी वो पूरे घर के अंदर होगी। कभी आप किचन जाओगे, कभी वॉशरूम जाओगे, कभी रूम में आओगे, कभी हॉल में बैठोगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ निशे। मतलब उस विलेज के अंदर भी आप कहाँ रहते हो दैट इज़ गोइंग टू बी निशे। तो ऐसा एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ नेसेसरी एनवायरमेंटल कंडीशन, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, फूड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। सो विलेज इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। सो हैबिटेट कोई भी हो सकती है, किसी के लिए पॉन्ड हो सकता है, किसी के लिए रिवर हो सकती है, किसी के लिए फॉरेस्ट हो सकता है, किसी के लिए डेजर्ट हो सकता है। सो इट कैन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। नेक्स्ट लेक्चर में अब डिफरेंट टर्म्स देखेंगे हम, जैसे इकोटोन, इकोक्लाइन, इकोटोप, निशे, इकोफीन, इकोटाइप, इकोस्पीशीज़, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, ये सारी टर्म्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एनवायरनमेंट के बारे में समझा, फ्रेंच वर्ड है। इकोलॉजी हमने ग्रीक वर्ड से लिया है। फिर हमने ऑटो इकोलॉजी देखी, सीन इकोलॉजी देखी, लेवल्स देखे, किस तरह से इंडिविजुअल से हम बायोस्फीयर की तरफ जाते हैं। इंडिविजुअल हमने पढ़ा, पॉपुलेशन क्या होती है, जब बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में मिल गए उनको बोल देंगे पॉपुलेशन, जब बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में मिल गई उनको बोल दिया कम्युनिटी, जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिल गई तो उनको बोल दिया इकोसिस्टम, और जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में जुड़ के बड़ी सी चीज़ बनाते हैं उनको बोल दिया बायोम, और जब बायोम आपस में मिले तो उनसे बन गया एक बायोस्फीयर, यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वो सारे अब क्या हो चुके हैं, मिक्स। बायो जियोग्राफिकल रियान पढ़ा, ये हमने इमेज के थ्रू याद रखिए। टोटल 8 हैं, हो सकता है दैट कैन बी ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 8 बायो जियोग्राफिकल रियान्स होते हैं ना, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको 3-4 ऑप्शंस दे दें और बोल दें कि कौन सा यहाँ पे बायो जियोग्राफिकल रियाल नहीं है, तो ठीक है, उसके लिए आपको याद होना चाहिए। तो हमने नी वाली टर्म जितनी भी थी वो सारी अमेरिकन एरिया में आती है। नी मतलब न्यू, तो ये कंसीडर करते हैं कि हम न्यू वर्ल्ड वाले हैं, इसलिए यहाँ पे नी आर्कटिक लग गया, तो आर्कटिक भी इन्होंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो जो आर्कटिक पोर्शन आपके अमेरिका के ऊपर आ रहा है उसको बोल दिया नी आर्कटिक, और जो यूरेशिया वाले पार्ट में आ रहा है उसको बोल दिया पेल आर्कटिक, यानी कि ओल्ड वाला, पेल फॉर ओल्ड। फिर उसी तरह से इंडो मलाया आपको याद रह जाएगा, एफ्रोट्रॉपिकल याद रह जाएगा, ऑस्ट्रेलेशियन में भी कुछ नहीं है याद करने को, ओशिनिया भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमने देखा कि छोटे छोटे हिस्से निकल के आते हैं फ्रॉम द बायो जियोग्राफिकल रियान। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू ट्रॉपिकल उठा लूँ या फिर मैंने नॉर्थ अमेरिका वाला बायो जियोग्राफिकल रियान उठा लिया, तो उसके अंदर मैं देखूंगी कि छोटी छोटी वेरिएशंस हैं, उन छोटी छोटी वेरिएशंस के बेसिस पे उनको बोल दिया जाता है इको रीजन। और ये जो इको रीजन्स होते हैं ना, ये जो इको रीजन्स होते हैं दे डिवाइड इनटू द स्मॉल यूनिट जिसको बोल देते हैं बायोम।
तो इनसे ही बायोम भी हम इमर्ज होते हैं, तो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग टू। तो इकोलॉजी जो इको रीजन्स होते हैं, इनका जो सॉइल हेल्थ, फ्लोरा, फौना और क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। देन देयर इज़ अ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वहाँ पे फूड होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो वो जो घर है ना, उसको भी आप हैबिटेट बोल सकते हो। और नीचे आपका एक छोटा सा बेडरूम आ जाएगा, फिर आप उस बेडरूम से बाहर निकल रहे हो तो आपकी इंटरेक्शन आएगी दोबारा से। तो वो सारी मतलब हैबिटेट से छोटी यूनिट अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होती है, नीचे। तो हैबिटेट से भी एक छोटी यूनिट है जिसको बोल देंगे नीचे, ठीक है। और ये जो हैबिटेट होती है ना, एक्चुअली ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इंडिया, मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ इसके बारे में दोबारा से। दिस इज़ द इंडिया, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ से माइग्रेशन करी, फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में रहते थे पहले, अब आप चले गए यहाँ पे तमिलनाडु। तो जब आप तमिलनाडु गए ना यहाँ से यहाँ तक, तो आप अपनी हैबिटेट क्या बताओगे, महाराष्ट्र। पर अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हो, मान लो नासिक में आ गए, नासिक में आपने शिफ्ट कर लिया, कहाँ से किया, इनाम गांव से कर लिया, इनाम गांव से आपने नासिक में शिफ्ट करा। तो वहाँ नासिक में जाके आप क्या बोलोगे कि आई एम फ्रॉम द इनाम गांव, क्योंकि ओवरऑल क्या पता होगा उनको, इनाम गांव। तो नासिक वालों के लिए आपका जो हैबिटेट है दैट इज़ गोइंग टू बी इनाम गांव। अब मान लो आप इनाम गांव में ही हो, उसके अंदर फर्दर ब्लॉक्स आएंगे। अब मान लो आप ब्लॉक ए से ब्लॉक डी तक चले गए। अब ब्लॉक डी में आप क्या बताओगे कि आई बिलोंग टू दिस ब्लॉक ए। तो ब्लॉक डी वालों के लिए आपका हैबिटेट ये ब्लॉक ए हो जाएगा। फिर आप मान लो अपने इस ब्लॉक में गए, वहाँ पे आपका विलेज आ जाएगा। अब उस विलेज में आपके बारे में किसी को पता नहीं है कि आप किसके घर से बिलोंग करते हो, तो आप अपने घर का एड्रेस दोगे, देन दिस इज़ गोइंग टू बी योर हैबिटेट। और उस हैबिटेट के अंदर अगर आपका बेडरूम आ जाता है तो उसको बोल देंगे निशे। तो निशे जो होता है वेरी स्पेसिफिक, जिस एरिया में आप रह रहे हो उसको बोल देते हैं निशे। पर हैबिटेट हमने देखा किस तरह से वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप एक कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू इंडिया। वहाँ थोड़ी बोलोगे इंडिया में भी कहाँ से, महाराष्ट्र से हूँ, इस जगह से हूँ। उनको थोड़ी पता क्या महाराष्ट्र कहाँ पे, तमिलनाडु, उनको थोड़ी पता होगा ये, अनटिल और अनलेस किसी ने यहाँ पे विजिट ना करा हो और या पढ़ा ना हो इंडिया के बारे में, ठीक है। सो दैट्स हाउ हैबिटेट जो होती है वो वेरी करती है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। सो आई जस्ट होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर होंगी। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कवर करेंगे कुछ टर्म्स जो कि मैंने आपको बताई। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।